तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है, इसको लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी, साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं। मैं पहले विकास आप ही के पास आ रहा हूं। विकास, सिद्धारमैया का क्या तर्क था जिसको कि हाई कोर्ट ने नहीं माना, और जो गवर्नर ने कहा था कि हां इसमें जांच हो सकती है, उसको हाई कोर्ट ने सही माना है? लालचंद, इसमें देखिए कि सबसे पहला बचाव सिद्धारमैया का यह था कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी डीलिंग का हिस्सा नहीं रहे हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं पर जमीन आवंटन के लिए आवेदन करता है और उसको जमीन आवंटित होती है तो उसको लेकर के विवाद क्या है। और दूसरा उनका बचाव ये था कि एक योजना है जिसमें नीति इस तरह से थी कि अगर सरकार यहाँ पर जो MUDA है वो अगर आपकी जमीन को अधिग्रहित करती है किसी कार्य के लिए, तो वो आपको कम से कम 50% जमीन आपकी जो भी माप था उसके हिसाब से किसी दूसरे इलाके में देगी एज कंपनसेशन। पैसा और ये जमीन दोनों दी जा सकती हैं अगर ये जो भी अपनी जमीन दे रहा है सरकार को, अगर वो इसके लिए तैयार है तो। यहाँ पर इनका बचाव ये था कि वो योजना थी, उसके तहत ही उनको जमीन का आवंटन हुआ। विवाद इस बात को लेकर के है जो 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। पहली बात, उसको डेवलप करती रही MUDA और उसका मालिकाना हक बना रहा। ये सब कागजी इस तरह से घालमेल किया गया है कि जिसने सबसे पहले ये जमीन सिद्धारमैया के साले को बेची थी, उन लोगों को ये वापस ट्रांसफर कर दी गई, MUDA के से हटा करके डीनोटिफाई कर दिया गया इस जमीन को। और इस जमीन का पूरा जो भी डेवलपमेंट हुआ वो MUDA ने किया। उसके बाद क्या हुआ, उस जमीन को फिर से उसके बदले में, इसी जमीन को जब MUDA को फिर आवंटन किया गया है दोबारा से, इसके बदले में जो जमीन ली गई है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच अर्बन एरिया में ली गई है। तो कोर्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हालांकि कोर्ट ने उनकी संलिप्तता को लेकर के सुनवाई नहीं करा था, बावजूद इसके 2-3 बातें ऐसी कही हैं जो उनके लिए काफी नुकसानदायक होंगी। कोर्ट ने कहा है कि एक स्मोक स्क्रीन के पीछे सिद्धारमैया थे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बाकी चीजों के लिए भी आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, हम लोग इस पर पहले भी कई बार रिपोर्ट दिखा चुके हैं, अपने इस प्रोग्राम में भी, इस वक्त में भी दिखा चुके हैं। ये जो मुडा का पूरा जमीन घोटाला मामला है, अब जब सिद्धारमैया ने एक कोशिश की राहत पाने की गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाकर के, ये राहत अब मिली नहीं। अब आगे का आपको क्या रास्ता दिखाई पड़ता है कि इस मामले में सिद्धारमैया की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? खासतौर पर जो अभी विकास बात बता रहे थे कि कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाई आप अपनी संलिप्तता नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कुछ ना कुछ ऐसा पाया है जिसके तहत ये हरी झंडी दी। लाल जी, एक तो कोर्ट के पास में भी, सिद्धारमैया के पास में एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाने भी लगा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सवाल उससे बड़ा है जो वहाँ की सियासत में अभी एक भूचाल सा आ गया है। बिल्कुल। और इस भूचाल को आप इसलिए कह सकते हैं कि कई CM के दावेदार पिछले महीनों से सामने में आ रहे थे। कुछ CM जो बनने के कगार पे हैं, उसमें सबसे पहला नाम DK शिव कुमार का था कि उनका वो हक बनता था। वो कहते थे कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में DK शिव कुमार ने इलेक्शन लड़ा और कायदे से वो उनका ये मांग थी कि CM का पद उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आला कमान के पसंद में शिव कुमार से ज़्यादा सिद्धारमैया का था और सिद्धारमैया को ये चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिला था। अब सवाल ये है कि आज DK शिव कुमार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है सिद्धारमैया के खिलाफ, और राजनीतिक साजिश के कारण उनको इस तरह से फंसाया गया है जो पहले मुझे भी फंसाया गया था। अब सवाल है कि अगर DK शिव कुमार इसको पॉलिटिकल कंस्पिरेसी मानते हैं तो क्या यही पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कभी येदियुरप्पा के खिलाफ में भी हुआ था? बिल्कुल। क्या यही पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कभी जो कुमारस्वामी के खिलाफ हुआ था? तो सिर्फ राज्यपाल के सिर्फ अनुशंसा के साथ ही कुमारस्वामी को और येदियुरप्पा को त्यागपत्र देना पड़ा था। बिल्कुल। तो जिस मोरल ग्राउंड की बात अभी कांग्रेस पार्टी के लोग वहां कर रहे हैं कि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जो एक शिकायत पे अनुशंसा की थी, कार्रवाई की और केस की जांच की, वो ऐसे ही अनुशंसा कभी वहां कुमारस्वामी के खिलाफ में भी, येदियुरप्पा के खिलाफ में भी गवर्नर ने किया कांग्रेस के तत्कालीन सरकार में। और उसके बाद में तुरंत उन दोनों से इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दिया।
तो मोरली तो कम से कम इनका ये आज सिद्धारमैया के सामने में और कोई इफ एंड बट नहीं है। आपके खिलाफ में अगर जांच होगी तो एक बतौर चीफ मिनिस्टर आप वहां नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सिद्धारमैया हर तरफ से हाथ पैर मार रहे हैं जी। पहला तो उन्होंने जो चाल चली थी वो उन्होंने पिछड़ा कार्ड खेला। बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में चूंकि वो पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं और पिछड़े कम्युनिटी का एक सीएम है और हमने जाति गणना कराया है, इसलिए इनके खिलाफ में ये साजिशें हो रही है। ठीक है। और वो जब उनको लगा ये पिछड़ा वाला कार्ड उनका चला नहीं तो वो सीधे गवर्नर के ये जो जांच का आदेश था उसको वो गैर संवैधानिक मानते हुए कोर्ट चले गए थे कि गवर्नर का ये हक नहीं बनता है। तो आज कम से कम कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये साबित कर दिया कि गवर्नर का ये राइट है कि वो जांच का आदेश दे सकते हैं। किसी भी मामले में व्यक्तिगत रूप से गवर्नर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो जांच का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हाई कोर्ट ने कम से कम ये गवर्नर के राइट को लेके वो क्लियर कर दिया। ठीक है। विकास, जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि लगता है कि जाएंगे ही, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, क्या लगता है इस केस के मेरिट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर सिद्धारमैया जाते हैं कोई राहत मिलने की संभावना लग रही है या फिर इसमें जांच का सामना करना ही पड़ेगा? देखिए, उनके खिलाफ जो जैसा पहले कह रहा था कि मेरिट्स कोर्ट को नहीं जाना था, हालांकि कोर्ट ने जब इस पे अपनी व्यवस्था दी है कि क्यों ये उस कोर्ट को ये लगता है कि गवर्नर ने बगैर सलाह के भी अगर ये निर्णय लिया है तो वो उचित है, उसमें कोर्ट ने 2-3 बातें कही हैं। पहला ये कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो समय पर इस तरह के कागजी लेन देन हुआ है प्लॉट्स के ट्रांसफर को लेकर के। दोनों समय सिद्धारमैया सत्ता में है जब ये शिकायतें आई हैं जिस दौर में। एक वक्त वो डिप्टी सीएम थे, एक वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि एक स्मोक स्क्रीन के पीछे सिद्धारमैया हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि उनकी पत्नी ये कोई मामूली रकम नहीं है, इसमें ये जो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर की बात जो केवल शिकायतकर्ता कह रहे हैं उसको भी हम माने तो 56-57 करोड़ रुपए का मुनाफा यहाँ पर हुआ उनको इस डील से, जो उनको जमीन दी गई दूसरी जगह पे अर्बन एरिया में। तो कोर्ट का ये कहना है कि उनकी पत्नी इतने बड़े हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में शामिल थी, सिद्धारमैया को कैसे नहीं पता था कि उनके परिवार के सदस्य इस तरह के लेन देन कर रहे हैं। तो ये जो टिप्पणियां हैं काफी गंभीर टिप्पणियां हैं। इसके चलते राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। जाहिर है वो जाएंगे जरूर सुप्रीम कोर्ट में और स्टे की मांग करेंगे, मिलना ना मिलना तो बेंच के बिल्कुल एक विकल्प लेकिन अभी मौजूद है उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए। एक चीज आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं इसमें ये जोड़ रहा हूँ, विकास जी अभी जो बता रहे थे काफी इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहे थे, जो लीगल पॉइंट है इसका। उसके लीगल पॉइंट के बाद ये भी हमें समझने की जरूरत है 5,000 करोड़ रुपए का ये मुडा स्कैम है। और उस मुडा स्कैम में आप देखिए कि जो सिद्धारमैया के बेटा है वो खुद उस मुडा के जो ये अथॉरिटी है उसके वो एक मेंबर है। ठीक है। अब एक विधायक के रूप में वो एक मेंबर है, उनके मां को जमीन का आवंटन होता है। हाँ। और उनका बेटा के रहते हुए उस कमिटी में उनके बेटा भी उसमें शामिल है सिद्धारमैया का, और उसमें ये फैसला होता है। और जो उन्होंने जमीन दी थी कभी मैसूर अथॉरिटी को उनको वो दान में मिला था। बिल्कुल। ये जो अभी सिद्धारमैया की पत्नी है उनके भाई ने उनको एक दान में गांव के किसी जमीन को दिया था। एक तो उस जमीन का जो एक लीगल जो बनता था तो वो दान में मिला हुआ जमीन को वो एक दान कर रहे हैं कि हमने मुडा को दिया, और उसके बदले में उन्होंने मैसूर अथॉरिटी के जो शहर के करीब है उसमें 14 बड़े प्लॉट लिए हैं। और वो प्लॉट जो था वो वहां SC/ST समुदाय के आवंटित होने के लिए पहले से रिजर्व था। तो इतने सवाल के बीच में सिद्धारमैया क्या जवाब देंगे जब ये SC/ST कम्युनिटी के लिए ये आवंटित जमीन है उसको कैसे एक सीएम को मिला, और एक गांव की जो जमीन को अधिग्रहण की गई थी उसको शहर में लाके कैसे दिया गया। ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं जिसका जवाब सिद्धारमैया को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। लेकिन आगे चल करके एक और बड़ी स्टोरी पर हम लोग बात करेंगे, और वो बात आज होगी कि तमिलनाडु में जिस तरह से तमिलनाडु में घटना घटी है उस पर जिस तरह से चुप्पी है और सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म जो है